नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम आपको दो खबरें विस्तार से बताएंगे। पहली खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। कुछ ही घंटों में वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक उनका शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी की रात 10:30 बजे शुरू होगा। बताएंगे इस इवेंट से जुड़े हुए ब्यौरे। फिर आपको ले चलेंगे गजा, वहां सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमास ने 3 इजरायली बंधुकों को रिलीज कर दिया है। उनके बदले इजराइल ने भी अपने यहाँ जेल में कैद 90 बंधुकों की रिहाई की है। इस डील के विरोध में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर ने इस्तीफा दे दिया है। बताएंगे कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों खफा हैं। तो चलिए आज का दुनियादारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। मैं बड़ा सोचना पसंद करता हूं। मेरे लिए ये हमेशा से आसान रहा है। मेरा मानना है कि सोचना तो है ही, फिर बेहतर ये है कि बड़ा ही सोच लें। ज़्यादातर लोग छोटा सोचते हैं और सफलता से दूर रह जाते हैं। फैसले लेने से डरते हैं और जीत नहीं पाते। ऐसे में हम जैसे लोग बाजी मार लेते हैं। ये लाइनें एक किताब से ली गई हैं। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ द डील। 1987 में छपी थी ये किताब। 13 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पर रही। और जिस आदमी की बातें हमने आपको अभी सुनाई, वो शख्स आज के दिन दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला है। बीस जनवरी की ये तारीख सबके जहन में थी। किसी को इसका बेसब्री से इंतजार था तो कोई इसके नजदीक आने को लेकर के पहले से घबरा रहा था। आज के दिन जब भारत की घड़ी में रात के 10:30 बज रहे होंगे, तब अमेरिका में निजाम बदल रहा होगा और निजाम बदलने के साथ पिछले राष्ट्रपति के बनाए गए सारे इंतजाम भी बदल जाएंगे। इसकी बात हम आपसे आने वाले दिनों में करेंगे। फिलहाल आज जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का इनॉग्रेशन कैसा होता है और इससे जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। 1789 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। तब से 230 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। ये समारोह हर 4 साल बाद यानी 20 या 21 जनवरी को होता है। 21 का रुख तब किया जाता है जब 20 को रविवार हो। ये नियम बना था 1933 में। तब अमेरिकी संविधान में 20वां संशोधन हुआ था। इस दिन का पूरा कामकाज संभालने के लिए हर 4 साल में एक अलग से समिति बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। उसका नाम है जॉइंट कांग्रेशनल कमेटी ऑन इनॉग्रल सेरेमनीज। ये कमेटी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के कुछ मेंबर्स से मिलकर के बनती है। इस समारोह में सुरक्षा का सारा जिम्मा होता है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के सिर। ये समारोह यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटंडा में होगा। अमेरिकी संसद के गुंबद के नीचे जो हॉल है उसे यही नाम दिया गया है। ये जगह ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए खास है। साल 2020 में ट्रंप ने जब अपनी हार मानने से इनकार कर दिया था, उसके बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने संसद पर हमला कर दिया था। दंगे हुए थे, उनकी खूब आलोचना भी उस वजह से हुई थी। आज उसी जगह पर उनकी एक बार फिर ताजपोशी होगी। पारंपरिक तौर पर यह सेरेमनी यूएस कैपिटल के वेस्ट फ्रंट में होती थी। पिछले साल 18 सितंबर से ही इस जगह को तैयार किया जा रहा था, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इवेंट को, इस समारोह को अंदर शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह थी ठंड। आज के दिन यूएस कैपिटल में न्यूनतम तापमान करीब -12 डिग्री तक गिरने की आशंका थी। पिछली बार 1985 में यह समारोह अंदर हुआ था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे। उस वक्त भी ऐसा करने की वजह मौसम ही था। इस दिन का पूरा शेड्यूल क्या है? दिन की शुरुआत चर्च की विजिट से होगी। ट्रंप सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च जाएंगे, ये व्हाइट हाउस के पास में ही है। उसके बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में उन्हें चाय पर होस्ट करेंगे। इस दौरान आगामी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद होंगी वहां पर। इसके बाद शपथ समारोह होगा। अमेरिकी संविधान में सिर्फ इसी का जिक्र है, बाकी सब कुछ परंपरागत तौर पर होता रहा है। शपथ का टेक्स्ट 1884 से एक ही रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को शपथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलवाता है। इस समय अमेरिका में चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। शपथ समारोह के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी इनॉग्रल स्पीच देंगे। इसके बाद एक परेड होती है जो व्हाइट हाउस तक जाती है, लेकिन इस बार ये परेड भी अंदर ही होगी। इसके बाद मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी का एक फॉर्मल फेयरवेल भी होगा और यूएस कैपिटल में राष्ट्रपति अलग अलग दस्तावेजों पर साइन करेंगे। आखिर में JCCIC कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इस इनॉग्रल
इवेंट की, वो एक लंच होस्ट करती है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद रहते हैं। इस समारोह में कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं? अमेरिका की दोनों पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद होंगे। तकनीक की दुनिया से मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और एलन मस्क वहाँ पर होंगे। मस्क ट्रंप सरकार का हिस्सा भी हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहाँ हैं। इसके अलावा विदेशी लीडर्स में चीनी उपराष्ट्रपति वान जेंग शामिल हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, ब्रिटेन की दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी के लीडर नाइजेल फराज और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी न्योता भेजा गया है। आमतौर पर इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए 20,000 लोग बाकायदे टिकट खरीदकर समारोह में शामिल होते हैं, पर अब समारोह अंदर शिफ्ट हो गया है तो सिर्फ 600 लोग ही इसे सामने से देख सकेंगे। बाकी लोगों के लिए लाइव स्क्रीनिंग पर देखने के इंतजाम किए गए हैं। जाते जाते पिछले 2 महीनों का एक रिकैप भी लेते जाइए। अमेरिका में इलेक्शन और नए राष्ट्रपति के शपथ में लंबा गैप होता है, लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय। आप जानते हैं कि इलेक्शन नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को होता है। इसके बाद अलग अलग मीडिया एजेंसियां जीतने वाले का ऐलान कर देती हैं। इसके कुछ दिनों बाद मौजूदा राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट इलेक्ट को व्हाइट हाउस आने का न्योता देते हैं और दोनों के बीच सत्ता हस्तांतरण को लेकर के बातचीत होती है। इन 2 महीनों में सारे आधिकारिक स्टेप्स एक के बाद एक फॉलो किए जाते हैं। अमेरिका की जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि वो चुनने वालों को चुनती है। ये लोग मिलकर के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और यही कॉलेज फिर राष्ट्रपति चुनता है। इसका पूरा तरीका हमने आपको दुनियादारी के एक और एपिसोड में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दिसंबर में अमेरिका के सारे राज्यों के इलेक्टर्स आधिकारिक तौर पर अपने राज्य की चॉइस डिक्लेयर करते हैं। फिर जनवरी में अमेरिकी संसद का एक जॉइंट सेशन होता है, वोटों की गिनती होती है और आधिकारिक तौर पर जीत की घोषणा होती है, जो भी कैंडिडेट जीते। इसी बीच एक और चीज अहम होती है, प्रेसिडेंट इलेक्ट अपनी टीम का चुनाव करता है, प्रशासन का पूरा खाका तैयार होता है। ट्रंप ने अब तक 102 लोगों को चुना है। इनमें सीनियर पोजीशंस का चुनाव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन की मंजूरी के बाद ही होता है। अमेरिका के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अब गाजा की खबर लेते हैं, जहां 15 जनवरी 2025 को हमास और इजराइल ने युद्ध विराम की शर्तें मान ली। इसके बाद से ही गाजा में चल रही 15 महीने की जंग रुक गई है। हम दुनियादारी के पिछले एपिसोड में युद्ध विराम की शर्तें और उसके होने वाले संभावित असर पर बात कर चुके हैं। देखना चाहते हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की कहानी उसके आगे की है। 15 जनवरी को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की शर्तें कबूल तो कर ली, लेकिन इजराइल को इसे लागू करवाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी जरूरी थी। 15 तारीख को ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, वहां ये प्रस्ताव पेश किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, पूर्ण बहुमत नहीं है उनके पास। उन्होंने कुछ कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियों से भी गठबंधन किया हुआ है। उनके कुछ नेता नेतन्याहू की कैबिनेट में भी शामिल हैं। वे युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि हम एक तरह से हमास के आगे सरेंडर कर रहे हैं। इन नेताओं ने युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन 2 दिन की बहस के बाद जैसे तैसे इस प्रस्ताव को मंजूरी आखिरकार मिल गई। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होते ही इजराइल की सरकार से एक इस्तीफा आया। इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का नाम था इतमार बेन क्विर। इनका इस्तीफा चौंकाने वाला नहीं था। पहले से ही वो कहते आ रहे थे कि हमें हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रखनी चाहिए। अगर हमने उनके साथ कोई डील की तो मैं सरकार से अपना समर्थन वापस ले लूंगा, और ऐसा ही हुआ भी। कौन है बेन ग्विर और उनके जाने से नेतन्याहू की सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये समझते हैं। बेन ग्विर नेतन्याहू की सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इनकी पार्टी का नाम है आत्मा यहूदित। 2022 में इजराइल में चुनाव हुए थे। इसमें बेन ग्विर ने धार्मिक पार्टियों की गठबंधन के साथ जाना बेहतर समझा। उस गठबंधन का नाम था रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी अलायंस। चुनाव में इस गठबंधन ने 14 सीटें जीती। इनमें से 6 सीटें बेन ग्विर ने जीती, अकेले उनकी पार्टी ने जीती। इसलिए ये गठबंधन टिक नहीं पाया और संसद में जाकर के टूट गया। इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं कुल, बहुमत के लिए 61 की जरूरत होती है। उस चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को महज 32 सीटें हासिल हुई थी। बहुमत के लिए उन्हें 29 और सीटें चाहिए थी, इसलिए नेतन्याहू ने दूसरी पार्टियों का समर्थन लेना शुरू किया। बेन ग्विर भी नेतन्याहू को समर्थन देने को राजी हुए। जंग की शुरुआत से ही वो गजा पर कब्जे की बात कह रहे हैं। जब बेन ग्विर सरकार में शामिल थे तो कहा करते थे कि जंग खत्म होने के बाद इजराइल को गजा में सेटलमेंट्स का निर्माण शुरू कर देना चाहिए। बेन ग्विर खुद भी वेस्ट बैंक के एक सेटलमेंट में रहते हैं। सेटलमेंट उन यहूदी बस्तियों को कहते हैं जो फिलिस्तीन की जमीन पर बिना इजाजत के बनाई गई हैं। यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बस्तियों को अवैध कब्जा बताते हैं। बेन ग्विर कई बार अल अक्सा मस्जिद का दौरा कर चुके हैं। इससे वेस्ट बैंक में माहौल भी खराब हुआ है। उन्हें नस्लवाद और आतंकवादी संगठन का समर्थन करने जैसे अपराधों के लिए
8 बार दोषी ठहराया गया है। जब वो इजराइल की सरकार में शामिल हुए थे तब नेतन्याहू की खूब आलोचना भी हुई थी। ग्विर के इस्तीफे पर इजरायली न्यूज़पेपर द जेरूशलम पोस्ट में एक रोचक एनालिसिस छपा है। इसका शीर्षक है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बेन ग्विर फॉलोज नेतन्याहूज 2005 स्ट्रेटेजी। इस लेख को लिखा है इजराइल के वरिष्ठ पत्रकार हर्ब किनोन ने। इस टिप्पणी के कुछ अंश आपको बताते हैं। हर्ब लिखते हैं कि बेन ग्विर एक कुशल राजनेता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से प्रेरणा लेते हुए ही ये इस्तीफा दिया है। नेतन्याहू ने भी 20 साल पहले इसी वजह से इजराइल की सरकार से इस्तीफा दिया था। 2005 में एरियल शेरॉन इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस साल गजा पट्टी से इजराइल की वापसी का ऐलान किया था। शेरॉन की सरकार में नेतन्याहू उस समय फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाल रहे थे, वित्त मंत्री। उन्होंने इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। उस समय नेतन्याहू ने कहा था कि गजा आतंकियों के लिए अड्डा बनता जा रहा है, हमास यहाँ लगातार मजबूत हो रहा है, ऐसे में हमें गजा नहीं छोड़ना चाहिए। 20 साल बाद वो खुद प्रधानमंत्री हैं और बेन ग्विर कमोबेश ऐसा ही तर्क देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें हमास के साथ युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। हर्ब किनोन अपनी टिप्पणी में आगे लिखते हैं कि बेन ग्विर अच्छी तरह जानते हैं कि उनके गठबंधन से समर्थन वापस लेने से युद्ध विराम के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कम सीटें हैं। लेकिन इस इस्तीफे से वो आने वाले चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। इस्तीफे से उनके दक्षिणपंथी वोटर्स में बढ़ोतरी हो सकती है। हमने जानकारों से पूछा कि बेन ग्विर के जाने से नेतन्याहू की सरकार पर क्या असर पड़ सकता है। बेन ग्विर की जाने से बहुत बड़ा असर पड़ा है सरकार के ऊपर। बहुत नाजुक है उनकी हालत, और उनको भी ये पता है कि अगर स्मोट्रिच भी चले गए, जो उन्होंने कहा है कि अगर फेज 1 के बाद लड़ाई शुरू नहीं हुई फिर से तो स्मोट्रिच भी हट जाएंगे, तो फिर वो सरकार बहुत कमजोर हो जाएगी। कुछ सेंट्रिस्ट पार्टीज ने कहा है कि अमन के खातिर हम पीस के लिए हम सपोर्ट कर देंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट कर देंगे नेतन्याहू का टेम्परेरीली, पर वो सपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते नेतन्याहू। यानी कि वो कभी भी हट सकता है और फिर इलेक्शन होने पड़ेंगे जिसमें नेतन्याहू को चोट खानी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन पोल नेतन्याहू के खिलाफ है और अभी 2 साल बचे अगले इलेक्शन में। तो नेतन्याहू का यही है पूरा जोर कि अपनी सरकार बचाएं। बेन ग्विर के अलावा कतर के प्रधानमंत्री का एक बयान भी खूब चर्चा बटोर रहा है। कतर शुरुआत से ही इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने में शामिल रहा है। 15 जनवरी को सबसे पहले कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने ही डील पक्की होने का ऐलान किया था। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री अल थानी ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि जो युद्ध विराम प्रस्ताव अभी पास हुआ है वो 13 महीने पुराना है। दिसंबर 2023 को यही प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस समय वो पास नहीं हो पाया। थानी ने कहा कि बातचीत में 13 महीने खराब हुए हैं। इस बीच हजारों फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई। हमने जानकार से पूछा कि 13 महीने पहले ये प्रस्ताव पास क्यों नहीं हो सका था। इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि इन दोनों ने, आपको पता होगा, बेन ग्विर ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी रिलीज की थी कुछ दिन पहले, जिसमें उसने कहा कि मैंने और स्मोट्रिच ने कई दफा युद्ध विराम को रोका है, हमने धमकी दी थी नेतन्याहू को हम सरकार गिरा देंगे, तो हम दोनों ने मिलकर कई दफा रोका है। तो यही वजह थी। पर अब उसमें एक और पेचीदगी आ गई है कि ट्रंप जो है वो बहुत सीरियसली अपने आप को नोबेल पीस प्राइज की कतार में देख रहे हैं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको ये मिले तो इसलिए उनको मिडिल ईस्ट में पीस करवानी पड़ेगी। और उनको लग रहा है बेस्ट चांस उनका ये पीस करवाने का ये है कि ईरान से भी डील की जाए और सऊदी अरब और इजराइल के बीच में भी पीस करवाया जाए। अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच में पीस होना है तो सऊदी अरेबिया ने तो साफ साफ कह दिया कि भैया बिना फलस्तीन के आज़ादी के और एक रोड मैप के कि ये आज़ादी कैसे होगी हम नहीं कर सकते। तो नेतन्याहू खुद भी इसके खिलाफ है पर्सनली, जाती तौर पे, और नेतन्याहू का बेस भी इसके खिलाफ है। नेतन्याहू को पता है कि अगर वो इस पे अड़ेंगे या आगे बढ़ेंगे तो उनका बेस पीछे हट सकता है उनसे। तो ये अब बहुत टेंशन के लिए हालात बन चुके हैं कि नेतन्याहू अपनी सरकार बचाएंगे या नेतन्याहू ट्रंप के साथ जाएंगे। अगर ट्रंप के साथ जाएंगे तो उनकी सरकार खतरे में है, और अगर सरकार बचाएंगे तो ट्रंप नाराज हो जाएगा, और ट्रंप नाराज हो गया तो आपको पता है कि उसके तो फिर बहुत बुरे नतीजे होते हैं। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसी वजह से नहीं हो पाया नवंबर में। यही चीज पूरी डिस्कस हो चुकी थी, पर नेतन्याहू ने चालाकी से सारा ब्लेम हमास पे डाल दिया था उस वक्त, और वेस्टर्न मीडिया भी यही रिपीट करे जा रहा था।
असल में प्रॉब्लम थी नेतन्याहू के कोलिशन में। तो इजराइल की खबर में आज इतना ही। जाते जाते दो सुर्खियां भी जान लीजिए। पहली सुर्खी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग से जुड़ी हुई है। अभी वहां पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हमने इस आग की पूरी कहानी आपको दुनियादारी के कई एपिसोड्स में बताई है, उनमें से कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट्स। सबसे पहले पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम है पैलिसेड्स फायर। इस वक्त 23,700 एकड़ इलाके तक ये वाली आग फैल चुकी है। इस पर अभी 56% तक काबू पाया गया है। दूसरी है ईटन फायर। ये आग करीब 14,000 एकड़ जमीन को अपनी जद में ले चुकी है। इस पर 81% तक काबू पा लिया गया है। माना जा रहा है कि ये लगभग कंट्रोल में है। इसके अलावा अब तक कुल 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस शहर के लोग अभी भी राहत की सांस नहीं ले पा रहे। वेदर फोरकास्ट का कहना है कि 20 और 21 जनवरी को सेंटा एना विंड्स एक बार फिर तेज हो सकती हैं। इस आग को फैलाने में इन हवाओं का बड़ा हाथ बताया जाता है। 20 और 21 जनवरी के लिए पूरे दक्षिणी कैलिफोर्निया में रेड फ्लैग वार्निंग जारी की गई है। इस तरह का मौसम 23 जनवरी तक देखा जा सकता है। बारिश के कोई आसार नहीं है। हवा में ह्यूमिडिटी 2% से 5% के बीच ही रह रही है। आग के ओरिजिन को लेकर के छानबीन भी जारी है। कुल 17 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो 24 जनवरी को कैलिफोर्निया का दौरा करेंगे। वो आग को लेकर पहले ही स्थानीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा चुके हैं। दूसरी सुर्खी है पड़ोसी देश म्यांमार से। यहाँ सैन्य सरकार और विद्रोही गुट के बीच जंग चल रही है। 2021 से ही म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है। इसके विरोध में कई विद्रोही गुट कूद गए हैं। 19 जनवरी को एक विद्रोही गुट अरकान आर्मी ने कहा कि सेना के हवाई हमले में 28 लोग मारे गए हैं और 25 घायल हो गए हैं। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं तक। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया। शुभ रात्रि।